हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी। महिला कल्याण विभाग के तहत प्रदेश के 60 बाल गृहों और 10 महिला शरणालयों की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के लिए लखनऊ में अत्याधुनिक स्टेट डेटा मैनेजमेंट सेंटर अप्रैल 2025 से कार्य करेंगे। यह केंद्र पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा व अधिकारों की रक्षा करेगा। अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश में महिला और बाल संरक्षण मजबूत होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में ईवीएम पर हुए एक सर्वेक्षण में 85% मतदाताओं ने इस पर भरोसा जताया, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष बताया गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस की वोट चोरी थ्योरी का जवाब बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने सर्वेक्षण के डिजाइन और सर्वे एजेंसी पर सवाल उठाते हुए इसे राज्य सरकार से असम्मत बताया और कलबुर्गी में वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़क संकेतकों पर क्यूआर कोड लगाने का निर्णय लिया। यह रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्डों को अपग्रेड करने का हिस्सा है। क्यूआर कोड से वारंटी, कंपनी का नाम और स्थापना तिथि जैसे जानकारी आपको मिलेगी। इसका उद्देश्य साइन बोर्डों का बेहतर रख रखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा, जो अक्सर खराब स्थिति में पाए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी का दावा किया। इस ऑपरेशन की तुलना सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई से की गई है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म सहित कई गंभीर आरोप है। इस घटनाक्रम से वेनेजुएला के भविष्य पर सवाल खड़े हो चुके हैं, जहां लोकतांत्रिक बदलाव या अराजकता बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा की नाकामियां जनता तक पहुंचाने और 2027 में सफलता पाने का आह्वान किया। उन्होंने समाजवादी पीडीएफ पंचांग 2026 का विमोचन भी किया और सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से राज्य की मां, माटी और मानुष खतरे में है। अमित शाह ने ममता को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जबकि ममता ने भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया। यह आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता और घुसपैठ को केंद्रीय मुद्दा बनाने का संकेत है। वहीं देखिए, वाराणसी में आज पीएम मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्टेडियम में मौजूद रहकर इसका शुभारंभ किया। 11 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर में 58 टीमें और 1044 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन काशी को स्पोर्ट टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पोक्सो मामलों के निपटान में तेजी देखने को मिली। 2025 में निपटान दर 109% रहा, जो दर्ज मामलों से अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों को 4 साल में खत्म करने के लिए 600 से अतिरिक्त विशेष पोक्सो अदालतों की आवश्यकता है, जिस पर लगभग 1977 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि आधे मामले 2 साल से अधिक समय से लंबित है और 2% दर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सके। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली की एक महिला को ताबीज दिलाने के बहाने हरिद्वार लाकर दुष्कर्म किया गया। आरोपित सोनू सिंह ने महिला को शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और अब पति को छोड़ने का दबाव भी बना रहा है। दिल्ली में 0 FIR दर्ज होने के बाद मामला जवालापुर कोतवाली हरिद्वार स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग की। उन्होंने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए कहा कि जब ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ चुकी है। लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का समर्थ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। इसका लक्ष्य 2047 तक यूपी को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे लाना होगा। इसमें कृषि आय 5 गुना बढ़ाना, शून्य कार्बन उत्सर्जन, वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र और सांस्कृतिक राजधानी बनाने जैसे बड़े लक्ष्य शामिल है। यह डॉक्यूमेंट राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी हाइब्रिड ब्रेक पैराशूट विकसित किया। यह पैराशूट आपात स्थिति में 340 किमी प्रति घंटे की गति से भी छोटे रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। इसका सफल परीक्षण हो चुका है और यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रूस पर निर्भरता कम होगी। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंदौर घटना के बाद कड़े निर्देशों पर नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में सफाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने में जुट गया है। हर वार्ड में सुबह शाम 2 पालियों में सफाई और कूड़ा उठान के आदेश दिए गए। मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर एंटी लार्वा छिड़काव और निरीक्षण पर जोर दिया गया ताकि संक्रामक रोगों को रोका जा सके। चलिए अगली खबर देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ने देश भर में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। चेतावनी दी गई है कि दंगाइयों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। लोग कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत को लेकर विरोध कर रहे हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद से यह सबसे बड़ा विरोध देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के दमन की निंदा की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद की रोकथाम के प्रयास सबसे पहले हमें अपने घरों और परिवारों से शुरू करने चाहिए। सबको यह गंभीरता से विचार करना होगा कि हमारे परिवार की बेटी किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आ सकती है। इसका एक बड़ा कारण आपसी संवाद की कमी है। इसके लिए 3 सत्रों पर प्रयास करने जरूरी है। वहीं दोस्तों देखिए, एसआईआर के बाद कानपुर में 150 नए मतदान बूथ और 10 नए मतदान केंद्र स्वीकृत किए गए। इससे जिले में कुल बूथों की संख्या 3770 है और केंद्र 1423 हो चुके हैं। बिल्हौर विधानसभा में सर्वाधिक 47 नए बूथ बनाए गए, जबकि घाटमपुर में 27 बूथ बढ़ चुके हैं। यह विस्तार मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने, भीड़ कम करने और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही दिव्यांगजनों को बेहतरीन तोहफा दिया। गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने 6000 रुपये देगी। दिव्यांग पेंशन के तौर पर अभी दिल्ली में 3000 रुपये महीना दिए जाते हैं, लेकिन गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है और जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1311 नई बसें खरीदने की घोषणा की। इनमें पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की बसें शामिल होंगी। यह पहल महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का विस्तार करेगी, जिससे उनकी आवाजाही सुगम होगी और शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ेगी। इससे हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और आधुनिक बस स्टैंडों का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद फरीदाबाद नगर निगम सतर्क हो चुका है। मुख्य अभियंता ने 46 वार्डों में पानी की गुणवत्ता जांचने और रिकॉर्ड रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीवर और पानी की लाइनों के एक साथ होने या ड्रेन के ऊपर से गुजरने के कारण दूषित पानी की शिकायतें आती है। पिछले ऑडिट में भी पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई, जिसमें कई हानिकारक तत्व भी मिले थे। वहीं देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की शिक्षा विभाग तैयारी में है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 से पाठ्य पुस्तकों का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। प्रत्येक चरण में सीमित पुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार वर्तमान की तुलना में 50% कम होगा, जिससे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार सरकार ने जीविका से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए साल का तोहफा दिया। 10 से 30% तक वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। ब्लॉक स्तर पर काम करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे ग्रामीण विकास के कामों में भी तेजी आएगी। राज्य और जिला स्तर पर 10 से 15% और ब्लॉक स्तर पर 20 से 30% वेतन बढ़ेगा। यंग प्रोफेशनल को प्रति माह 5,000 रुपए अतिरिक्त भी दिए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा फैसला किया। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा को 2 गुने से अधिक कर दिया गया। अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना और भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज कोई प्राइवेट अस्पताल अगर कोताही करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी में है। इसके लिए 550 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। 110 मेगावाट के सोलर प्लांट 3 स्थानों पर लगाए जाएंगे। 2 साल में स्थापित होने वाले प्लांट कंपनी थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही स्थापित करेगी। वहीं दोस्तों देखिए, नए साल के शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी स्कूलों को लेकर 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2026 को लेकर जारी कैलेंडर के अनुसार इस साल कुल 33 दिन की छुट्टियां रहने वाली हैं। हालांकि होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों की छुट्टियों के बीच के दिन स्कूल खुला रहेंगे। होली के मामले में होलिका दहन का छुट्टी 2 मार्च को और होली का छुट्टी 4 मार्च को होगा, लेकिन बीच में 3 मार्च को स्कूल खोले जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। नए सत्र से शुरू होने वाली इस योजना में नीट, जेई, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित इस पहल में IIT कानपुर व पटना जैसे संस्थानों का सहयोग भी लिया जाएगा। प्रतिदिन अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के हुबली में एक 13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कर्नाटक पुलिस ने शनिवार को हुबली में यौन उत्पीड़न के आरोप में 14 से 15 वर्ष की उम्र के 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मनरेगा की जगह नया VBG रामजी कानून लाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा न तो महात्मा गांधी और न ही भगवान राम का सम्मान करती है, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह बयान दिया। वहीं देखिए, असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन किया। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों को लेकर तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को एक नई योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना से पुरानी पेंशन योजना जैसे लाभ मिलेंगे। सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मिले अंतिम वेतन का 50% हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को पीने के पानी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि इंदौर की घटना एक बड़ी चेतावनी है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद ऐसी त्रासदी देखने को मिली जो दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चीन ने कराया भारत पाक के बीच सीज फायर। ट्रंप के बाद ड्रैगन को खुश करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक तनाव कम करने में चीन ने मध्यस्थता दिखाई थी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि चीनी नेतृत्व लगातार दोनों देशों के संपर्क में था। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार की। हालांकि भारत ने सभी मध्यस्थता दावों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के DGMO ने समय तनाव रोकने का अनुरोध किया था।
वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नई कॉस्ट डेटा बुक लागू होने से पिलखुआ डिवीजन के 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। अब बिजली कनेक्शन सस्ते, आसान और पारदर्शी हो चुके हैं। 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए एस्टीमेट और अतिरिक्त चार्ज समाप्त कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक मुश्त रकम देनी होगी। प्रीपेड मीटर की दरें भी कम कर दी गई हैं और अतिरिक्त वसूली की रकम वापस की जाएगी। वहीं देखिए, दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को दिल्ली का AQI 380 से घटकर 336 हो गया। इस सुधार के चलते उप समिति ने ग्रेड 3 की सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा ली। हालांकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के प्रतिबंध जारी हैं। शनिवार सुबह भी कोहरे और प्रदूषण में कमी दिखी, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास ने सीवर और पेयजल पाइपलाइनों की नियमित जांच, टूट फूट या रिसाव की तत्काल मरम्मत और पानी की टंकियों की सफाई के आदेश दिए। पानी के नमूनों की क्लोरीन, वायरस और बैक्टीरिया के लिए जांच की जाएगी। पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि राज्य में केवल मराठी भाषा अनिवार्य होगी, जबकि अन्य भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रहेंगी। उन्होंने कहा कि मराठी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की आत्मा है। फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठी भाषा के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बलूच नेता मीर यार बलूच ने दावा किया कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है और यह भारत के लिए खतरा होगा। उन्होंने इस बात को लेकर आगाह किया कि चीन पाकिस्तान के बढ़ते गठबंधन से गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वहीं देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में 302 करोड़ रुपए की विभिन्न न्यायिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें ADR भवन, प्रशासनिक ब्लॉक और बहुमंजिला कार पार्किंग शामिल होगा। गया जिले में गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त पुनपुन के पोटीज गाँव में बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने को लेकर कोलकाता यानी कि KKR के मालिक अभिनेता शाहरुख खान विवादों में घिर चुके हैं और उन पर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का दबाव बढ़ चुका है। आध्यात्मिक गुरु राम भद्राचार्य और नंदन के विरोध के बाद भाजपा और शिवसेना नेताओं ने कहा कि वे रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलने देंगे। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व अधिकारियों को मेरिट के आधार पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पैमाइश, नामांतरण और आबादी दर्ज करने में देरी न करने को भी कहा। सभी जिलों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली लागू करने और राजस्व परिषद को कॉल सेंटर जैसी प्रणाली विकसित करने का आदेश दिया। साथ ही भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अम्बेडकर मूर्तियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की, जिससे शाहजहांपुर स्टेशन पर 58 ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में बदलाव हुआ। इनमें वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग पुराने समय पर पहुंचे और ट्रेन छूट गई। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले नई समय सारणी जाँचने की अपील की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक नई पहल जारी की जा रही है। HPMC 44,000 स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को दिल्ली, गुजरात और मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों में बेचेगा। शिमला में 2 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल हाट भी बनेगा। इससे 3.5 लाख महिलाओं को लाभ होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और हिमाचल हस्तशिल्प का विस्तार होगा।